हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन शॉर्ट जिसे LVF कहते हैं हम। व्हाट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर? फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल टू पंप आउट द ब्लड विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम से जो भी ब्लड रिसीव हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको एडिक्वेट मात्रा में बाहर पुश करने का जो पंपिंग का मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पाता है। इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जब होता है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं, किस तरीके के टेस्टिंग करके वो एस्टेब्लिश किया जाता है डायग्नोसिस, और फाइनली उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, ये आज हम देखेंगे। LVF समझने से पहले थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी समझना जरूरी है। तो अगर ये हार्ट के 4 कंपार्टमेंट हैं, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो 4th कंपार्टमेंट है लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, इसका फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल है यहाँ से पंप हुआ ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट करने वाला है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले थोड़ा समझ लेना जरूरी है। अभी राइट एट्रियम में ऑल ओवर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है ये? होल बॉडी से, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनस सिस्टम के थ्रू कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां कैरी किया जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां कैरी होता है? बोथ साइड लंग्स में। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में रिसीव होगा, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, और एल्वियोलर लेवल पे ऑक्सीजनेशन होके ये सारा ब्लड वापस कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो अभी हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल गया है, इसलिए वो रेड हो गया है वापस। रेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड कहां जाएगा? पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है। और जब ये बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है तो रीनल आर्टरीज के थ्रू ये किडनीज की तरफ भी ब्लड भेजता है फॉर फिल्ट्रेशन, और ये किडनीज डिसाइड करते हैं कि इसमें से कितना फ्लूइड बॉडी में रिटेन होगा, कितना फ्लूइड बॉडी के बाहर फेंका जाएगा। ये सब काम कौन करता है? डिसाइड किडनीज करता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन हार्मोन्स। और ये सिस्टम रेगुलरली बॉडी में फ्लो होता रहता है। जितना भी इनटेक
लिक्विड का बॉडी में जाता है, वो इनटेक को ब्लड के वेसल्स के थ्रू बॉडी में घुमाया जाता है। जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाके वहां से पंप हो जाएगा दोनों लंग में। कहा जाएगा ब्लड? दोनों लंग्स में। लंग्स से ब्लड आएगा, दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ब्लड वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फाइनली वहां से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां से स्ट्रॉन्ग पंप के थ्रू ब्लड भेजा जाएगा होल बॉडी में। अब व्हाट इज फेल्यूर? व्हाट इज फेल्यूर? फेल्यूर मतलब ये जो वेंट्रिकल है इसमें एवरी स्ट्रोक में अराउंड अबाउट 90 to 100 ml ब्लड एवरी डायस्टोल के टाइम पे, डायस्टोल मतलब जब हार्ट की कैविटी रिलैक्स हो गई है, हार्ट की कैविटी रिलैक्स हो गई है, तो जब भी ये एलवी रिलैक्स होगा डायस्टोल में जाएगा, इसमें लगभग 90 ml to 100 ml ब्लड ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से नीचे फॉल होगा। एंड जैसे ही डायस्टोलिक खत्म करके ये सिस्टोली में जाएगा, सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, तो ये 100 ml जो उसने रिसीव किया है ब्लड, उसमें से ऑलमोस्ट 65% मतलब 65 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। पंप कहाँ करेगा? एओर्टा में, और फिर एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब व्हाट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर? तो रिसीव किए हुए ब्लड को 65% तक के उसने जो पंप करना चाहिए, वो 65% ब्लड पंप करने के लिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब फेल हो जाता है, मतलब वो उतना पंप कर नहीं पाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब इससे होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेशेंट का 65% की जगह इजेक्शन फ्रैक्शन है 35%, ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ। तो यहां क्या होगा? अगर 100 ml ब्लड आएगा तो 100 ml ब्लड में से आगे कितना पंप होना चाहिए? 65 ml, पर 65 ml पंप ना होके इजेक्शन फ्रैक्शन 35% है, तो कितना आगे जा रहा है? 35% ब्लड ही, मतलब 35 ml ब्लड ही आगे जा रहा है। अगर ये 35 ml ब्लड आगे जाएगा और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्चुअल नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 35 ml ब्लड एट द एंड ऑफ द सिस्टोली बचना चाहिए, वो कितना बचेगा अंदर? अभी 65 ml बचेगा, और 65 ml अंदर बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगला जो ब्लड फ्लो नीचे उतरने वाला है उसको उतनी जगह नहीं मिलेगी जितनी 35 ml ब्लड होने के कंडीशन में मिलनी चाहिए। तो ये काम नहीं किया इसने जितना मिला था उसको पंप नहीं किया, तो अंदर में जगह ऑलरेडी क्राउडेड हो गई। जितनी भी लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी है वो जगह क्राउडेड हो गई, तो ऊपर से नीचे आने के लिए ब्लड को क्या नहीं मिल रही है? स्पेस नहीं मिल रही है, तो लेफ्ट एट्रियम भी फिलअप हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, इसके लिए क्या हो गया? अब लेफ्ट एट्रियम भी फिल हो गया। और जैसे ये हुआ एक सिस्टोली के दौरान, नेक्स्ट सिस्टोली में अगेन ब्लड का लोड यहाँ पे बढ़ने वाला है। पहला ही पेंडिंग काम बाकी है, उसके ऊपर और लंग्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, पर ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम भी फिल होने लगेगा और एनलार्ज होने लगेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो गया, लेफ्ट एट्रियम भी फिल हो गया, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डायस्टोली में हर बार क्या होगा? ये प्रेशर जो यहां से पीछे बढ़ा,
यहां से भी पीछे बढ़ेगा और पल्मोनरी वेन्स में भी प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी में प्रेशर बढ़ेगा तो बैकलॉग, वाटर बैकलॉग जो है, फ्लूइड बैकलॉग जो है वो कहाँ तक पहुंचेगा? लंग्स तक पहुंचेगा। और ये फ्लूइड एल्वियोलर लेवल तक ब्लड जब रिटेन हो जाता है हार्ट के थ्रू लंग्स में और एल्वियोलर लेवल पे वो जमा हो जाता है सब फ्लूइड, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनी कंडीशन इन विच फ्लूइड accumulates in interstitial place is called as edema। तो क्या हो जाएगा? लंग मतलब पल्मोनरी, और पल्मोनरी क्या हो गया? एडिमा हो गया। तो इस वजह से देयर विल बी अ इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वो इन्फ्लामेशन होके पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। और जब पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, दो एल्वियोलाई के बीच में एक्सेसिव वाटर लॉक्ड इन हो जाएगा, तो वो एल्वियोलाई अच्छे से डायलेट होके एयर अंदर नहीं ले पाएंगे। एयर अंदर नहीं ले पाएंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। अगर एल्वियोलाई खुद ऑक्सीजन अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो ये जो ब्लड यहां से हार्ट की तरफ जा रहा है वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द पेशेंट? पेशेंट विल बी ब्रेथलेस। पेशेंट विल बी ब्रेथलेस। और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या आ जाता है? पल्मोनरी एडिमा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की वजह से हुआ है, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से जो पल्मोनरी एडिमा हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहला सिम्टम आ जाएगा ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट। क्या होगा? ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट। बैठे बैठे पेशेंट को सांस फूलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स आर फिल्ड विथ एक्सेसिव फ्लूइड। पेशेंट पल्मोनरी एडिमा की स्टेट में पहुंच चुका है। अब पहला सिम्टम क्या आ जाएगा इससे? ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट। दूसरा सिम्टम आ जाएगा DOE, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। द लॉजिक इज सिंपल। लॉजिक क्या है? जब भी ये बॉडी मूवमेंट करेगा, कुछ भी काम करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी सीढ़ियां चढ़ेगा, तो बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया है। सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, तो पेशेंट विल फील ब्रेथलेस। सो दूसरा सिम्टम आएगा डिस्निया ऑन एक्सर्शन। अगर LVF एक्यूट है तो उसमें ये दो सिम्टम्स एक्यूटली आ जाएंगे। अगर LVF क्रॉनिक है, जिसे हम CCF कहते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, तो उसमें ये सिम्टम्स स्लोली डेवलप होते जाएंगे। मरीज बोलेगा कि सर पिछले 2 महीने से मुझे चलने पे सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ने पे रुकना पड़ता है। इस तरीके के सिम्टम्स स्लोली आ जाएंगे CCF में। LVF में ये एक्यूट होगा। सर 15 मिनट से दम लग रहा है, 20 मिनट से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्यूट LVF का करेंगे। तो ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। तीसरा, जब एल्वियोलाई के बीच की स्पेस फिल्ड अप हो जाएगी विथ एक्सेसिव फ्लूइड इन द लंग्स, तो लंग्स खुद क्या करेंगे? स्पेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे लंग्स स्पेस बनाने की? नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ लंग टू मेक अ स्पेस इन एल्वियोलाई इज कफ। तो पेशेंट को क्या आ जाएगा? कफ चालू हो जाएगा। कफ विल बी मोस्टली इनिशियली ड्राई, लेटर ऑन एक्सपेक्टोरेशन, फ्रोदिंग एक्सपेक्टोरेशन।
शाइनिंग व्हाइट फ्रोदिंग बाहर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टोरेशन की कंप्लेंट पेशेंट करेगा। इसके आगे क्या होगा, जब ये पल्मोनरी इडिमा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जब पेशेंट क्रॉनिक की तरफ जाते हैं तो उनको और एक मेजर सिम्टम आ जाएगा, फिटिंग एडिमा। कैसे आएगा ये सिम्टम, लंग फिलअप हो गए, लंग फिलअप हो गए तो लंग की तरफ जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड जा रहा है उनको भी जगह नहीं मिल रही है वहां पे सर्कुलेट होने के लिए। जब पल्मोनरी आर्टरीज में से ब्लड आगे नहीं पहुंच रहा है, कंजेशन हो रहा है, तो कौन फिलअप हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल फिलअप हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल फिलअप हो गया तो उसको ब्लड नीचे भेजने वाला कौन है, राइट एट्रियम फिलअप हो जाएगा। और जब राइट एट्रियम फिलअप हो जाएगा तो पूरी बॉडी की तरफ से जो फ्लूइड उनकी तरफ आ रहा है राइट एट्रियम की तरफ, वो अच्छे स्पीड से यहां से क्लियर अप नहीं हो पाएगा। तो ये पेशेंट की बॉडी में ऑल ओवर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, और ऑल ओवर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो उसको पिटिंग इडिमा आ जाएगा। शिन्स पे प्रेस करेंगे तो वहां पे गड्ढा गिरेगा, उसे कहा जाता है पिटिंग इडिमा। तो सिम्टम्स क्या क्या आ गया पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट आ गया, डिस्निया ऑन एक्सर्शन आ गया, कफ आ गया, पिटिंग इडिमा आ गया। एक्यूट एलवीएफ में एक बहुत जरूरी सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट करता है जो डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ऑर्थोपनिया। अब ये ऑर्थोपनिया कैसे आ जाता है, ऑर्थोपनिया मतलब जब पेशेंट फ्लैट सोता है तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस लगता है, बैठता है या खड़ा होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों होता है ऐसा, बट ऑब्वियसली जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में आएगा तो ऑल ओवर द बॉडी फ्लूइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड को जहां भी जगह मिलती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। तो बॉडी जब फ्लैट हो जाएगी तो पूरे बॉडी का फ्लूइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब चेस्ट की तरफ। जब चेस्ट नीचे आता है, फ्लैट पोजीशन में आता है, तो वहां पे फ्लूइड का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। फ्लूइड का फ्लो यहां बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लंग में कंजेशन और बढ़ेगा। जैसे ही पेशेंट बैठता है तो विथ ग्रेविटी ये ब्लड का रिवर्स फ्लो जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जो अपर बॉडी की तरफ से लोअर बॉडी की तरफ फ्लो जाता है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको थोड़ा ग्रेविटी का असिस्ट मिल जाता है, तो स्लाइट फेलियर कम हो जाता है। तो ये पेशेंट क्या करता है, बार बार बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही लेटेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड होके पेशेंट विल फील ब्रेथलेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है एलवीएफ का, देयर इज अ ऑर्थोप्निया। अब ये हो गए सिम्टम्स। साइंस क्या आएंगे पेशेंट के, ये मैकेनिज्म जिसको फेलियर का समझ में आ गया उसको साइंस समझने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। जब लंग्स में पानी भर गया है तो ऑन ऑस्कल्टेशन साउंड कैसा आएगा, लंग्स में से कैसा साउंड आएगा, क्रेपिटेशंस, क्रेप्स आ जाएंगे। क्रेप्स भी ज्यादातर कहाँ होंगे, लोअर लंग्स की तरफ। लोअर लंग्स की तरफ क्यों होंगे, क्योंकि पेशेंट बैठा है और ग्रेविटेशन के साथ में लंग के अंदर का फ्लूइड भी लंग के बेस की तरफ ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू एपेक्स, तो पेशेंट के क्रेप्स आ जाएंगे बेस ऑफ द लंग्स की तरफ। बट अगर फेल्यूर बहुत ही ज्यादा है तो फिर हमें कई बार थ्रू आउट अपर जोन तक भी क्रेप्स मिल सकते हैं। तो क्रेपिटेशंस आ गए, पिटिंग इडिमा आ जाएगा, और हार्ट के ऊपर की तरफ से जो ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ये जो डायरेक्शन है, यहां से जो ब्लड राइट एट्रियम में आता है वो जुगुलर वेन के थ्रू आता है। कहां से आता है, जुगुलर वेन। तो बट ऑब्वियसली एलवी भरेगा तो एलए भरेगा, एलए भरेगा तो आरवी भरेगा, आरवी भरेगा तो आरए भरेगा, और जुगुलर वेन भी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी।
तो JVP जुगुलर वेनस प्रेशर क्या हो जाएगा, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जुगुलर वेन को एग्जामिन कैसे करना है ये किसी और वीडियो में हम देखेंगे, बट जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज मतलब हाई JVP इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके साथ में पेरिफेरल साइंस क्या होंगे, शाइनिंग स्किन होगा। क्या होगा, शाइनिंग स्किन होगा, क्योंकि स्किन के अंदर वाटर एक्यूमुलेट जरूरत से ज्यादा हो गया है, तो वो स्किन विल बी शाइनिंग स्किन, देयर वोंट बी एनी व्रिंकल्स। बॉडी पे कहीं पे भी व्रिंकल नहीं होते हैं, क्योंकि स्किन स्ट्रेच हो गया है ड्यू टू एडिमा। तो स्किन विल बी शाइनिंग, स्पेशली ऑन द शिन्स। शिन्स पे जहाँ पे स्ट्रेच ज्यादा हो जाता है स्किन, वहां पे शाइनिंग स्किन दिखाई देता है। तो फेलियर की वजह से ये साइंस आ जाएंगे। अब यहां से आगे हम देखते हैं कि कॉजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल कैसे होता है ये हमने देख लिया, जब हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या आएंगे ये हमने देख लिया, साइंस क्या आएंगे ये हमने देख लिया, और अभी इसके आगे की स्टेप में हम देखेंगे कॉजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल क्यों होता है। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डेंजरस कॉज क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है ये हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के वीडियो में देखा है। तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में चला जाएगा। दूसरा है इस्चेमिक हार्ट डिसीज, मतलब इंफार्क्शन नहीं हुआ है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है कोरोनरी आर्टरीज में, बट पार्शियल ब्लॉकेज हो गया है, तो हार्ट को इस्चेमिया हो रहा है। हार्ट को इस्चेमिया हो रहा है मतलब खुद को ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे से उसके मसल्स काम नहीं कर पाएंगे। मसल्स काम नहीं कर पाएंगे मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट रीजन है क्रॉनिक किडनी डिसीज, क्योंकि किडनीज क्लियर नहीं कर पाएंगे लिक्विड को जिस स्पीड से उन्होंने करना चाहिए, और वाटर रिटेंशन अननेसेसरी ज़्यादा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में अगेन मैकेनिज्म वही होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर काम इतना बढ़ जाएगा कि जितनी ज़रूरत है उतना वो पंप नहीं कर पाएगा और फेलियर में चला जाएगा। इसके आगे का इम्पोर्टेंट रीज़न है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी में क्या हो जाता है, LVDD, काफी बार हमने ये वर्ड देखा होगा 2D इको के रिपोर्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स जो होती है वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो सिंपली अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल फूल जाएगी मतलब मोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो वेंट्रिकल के अंदर की जगह है वो क्या होगी, जो कैविटी है वो कम हो गई, तो कम ब्लड आगे जा पाएगा, कम ब्लड आगे जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। इसके आगे का इंपॉर्टेंट ये है VHD, वॉल्व्युलर हार्ट डिसीज। वॉल्व्स ही खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एवर्टिक वॉल्व खराब हो गया तो एवर्टिक वॉल्व के थ्रू जो ब्लड आगे जाना है वो जाने के लिए हार्ट को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा,
और मेहनत करके भी जितना आगे पुश हो जाना चाहिए, वेंट्रिकल तो अच्छा काम कर रहा है पर रास्ते का वॉल खराब हो गया है, तो वो ब्लड आगे जा नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा अमाइलॉइड एंड सार्कॉइड, अमाइलॉइड एंड सार्कॉइड, ये ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस, काफी आम मात्रा में पाए जाने वाला कॉज होता है जिसकी तरफ फिजिशियंस, डॉक्टर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया की वजह से काफी बार लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, और बाकी के रीजंस ढूंढते रह जाते हैं डॉक्टर्स, बट स्लीप टेस्ट नहीं किया जाता और सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फैमिली मेंबर्स को कि क्या ये मरीज जो है वो रात में काफ़ी ज़्यादा खर्राटे लेते हैं और खर्राटे लेते लेते उनकी सांस अटक जाती है क्या, वो चौक के उठते हैं क्या। ये एक सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेंगे उनको तो हमें स्लीप एपनिया का कंफर्मेशन रिलेटिव्स के थ्रू मिल सकता है, जिसके बाद हम स्लीप टेस्ट कर सकते हैं और स्लीप टेस्ट करेंगे तो एपनिया अगर मिलेगा तो एपनिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाने से बचा सकते हैं। एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज, काफ़ी कॉमनली पाया जाता है बट जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है फिजिशियंस के द्वारा, वो होता है एनीमिया। एनीमिया होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, सप्लाई उतना हो नहीं पाएगा और पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के रीजंस क्या क्या है। अगर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो उसको खुद को ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस्चेमिक हार्ट डिसीज में भी सेम होगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज में वाटर रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर लोड जो है, वेंट्रिकल का काम जो है वो काफ़ी बढ़ेगा तो वो फेलियर में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी में भी ऐसा होगा, एलवीडीडी के जरिए। वीएचडी वॉल्वुलर हार्ट डिसीज की वजह से ऐसा होगा। अमाइलॉइड एंड सार्कॉइड ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से होगा। एंड स्लीप एपनिया एंड एनीमिया, नेवर टू फॉरगेट कॉजेस। काफी बार ये कॉजेस मिस हो जाते हैं डायग्नोसिस के दौरान। अब हमने देख लिया कि फेलियर मतलब होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, साइंस क्या होंगे और उसकी वजह क्या है, ये देख लिया। इसके आगे हम देखेंगे कि इसको वर्कअप कैसा करना चाहिए। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, उसने आपको सारे सिम्टम्स बता दिए कि डॉक्टर साहब मुझे चलने में सांस फूल रही है, बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, लेट जाता हूँ या जाती हूँ तो सांस ज़्यादा फूल रहा है, छाती भारी भारी लग रहा है, ऐसे सिम्टम्स उसने बता दिए। तो इसकी कंफर्मेशन करने के लिए जो ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं वो क्या क्या किए जा सकते हैं। हालांकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। जो हमने सिम्टम्स एंड साइंस देखे हैं वो अपने को देखने के लिए मिल गए तो इसका मतलब दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। वॉट एवर इट इज, वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स। तो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट क्या करना पड़ेगा, CBC, दूसरा है यूरिया, तीसरा है क्रिएटिनिन, चौथा है ProBNP। ProBNP is the confirmatory test for left ventricular failure। इसके अलावा 2D को करना पड़ेगा to see the heart functions। acute LVF है तो हमें एक बार ट्रोपोनिन T भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द मेजर कॉज ऑफ एक्यूट LVF। तो अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो हमें फेलियर के साथ में मायोकार्डियल इंफार्क्शन की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और उसके भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ
LVF है तो फिर ये प्रोटोकॉल्स, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। सिंपली ट्रीटमेंट क्या होगा? बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है, मतलब क्या हो गया है? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। तो वेंट्रिकल का काम कैसे कम करना पड़ेगा? वेंट्रिकल का काम क्या है? बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करना, सर्कुलेट करना। तो जितना फ्लूइड ज्यादा होगा उतना उसका काम बढ़ेगा। तो मेन एम ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ LVF इज पेशेंट को डिहाइड्रेट करना है। पेशेंट की बॉडी से जितना हो सके उतना वाटर, प्लेन वाटर बाहर निकलना है। तो द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू अचीव डायूरेसिस। गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू अचीव डायूरेसिस। बॉडी में से काफी मात्रा में फ्लूइड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। डायूरेसिस सबसे पहले स्टार्ट कर दिया। पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो उसको रेडीमेड ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ताकि जितना भी एब्सॉर्प्शन वो अंदर कर रहा है एल्वियोलाई में, उसमें जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन हम डिलीवर कर पाए पेशेंट को, वो हमें फायदा देगा। तीसरा, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन्स। एंड एंटीप्लेटलेट्स। जैसे कि हमने देखा कि जो कॉजेस है हार्ट फेलियर के, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कॉजेस है, उसमें प्राइम 2 कॉजेस क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज को ट्रीट करने के लिए हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन्स एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग चालू करना पड़ेगा। इसके आगे कोरोनरी डायलेटर्स भी चालू करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अर्ली स्टेज में कोरोनरी डायलेटर्स नहीं चालू करने चाहिए, क्योंकि कोरोनरी डायलेटर्स कोरोनरी आर्टरीज को जैसे डायलेट करते हैं वैसे कोरोनरी वेन्स को भी डायलेट करते हैं, और बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ आने वाली सारी वेन्स को डायलेट करते हैं। तो क्या हो जाता है, बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई काफी फास्ट आने लगता है, और उस वजह से ऑलरेडी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है वो वर्सन हो सकता है। सो अच्छी तरीके से डायूरेसिस अचीव करने के बाद ही कोरोनरी आर्टरी डायलेटर्स, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है या निकोरान है, ये सब स्टार्ट करना चाहिए। एक्यूट LVF की कंडीशन में ट्रीटमेंट करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितना मेडिसिन का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस है एक डिवाइस का, जिसका नाम है बाईपैप। बाईपैप क्या करेगा? पेशेंट को पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन करेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और वो बाईपैप एल्वियोलाइज को इन्फ्लेटेड स्टेज में रखेगा, और जब भी पेशेंट इज इंस्पायरिंग, फोर्सफुली इंस्पिरेशन अंदर जाएगा तो एल्वियोलाई के बीच में जो वाटर लॉक्ड इन हो गया है उसको भी थोड़ा प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके एल्वियोलाइज के अंदर एयर पुश करेगा। तो ये सब मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ में बाईपैप भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू अचीव डायूरेसिस, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी में से कम करके लेफ्ट वेंट्रिकल का काम कम करना है, ऑक्सीजन सप्लाई देना है पेशेंट को, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन्स अलॉन्ग विथ एंटीप्लेटलेट्स दे देने हैं, कोरोनरी आर्टरी डायलेटर्स आफ्टर अचीविंग गुड डायूरेसिस हमें चालू करना है, बाईपैप सपोर्ट देना है। बाईपैप के लिए थोड़ा सा क्लिनिकल कंडीशन पेशेंट का देख के हमें जज करना पड़ता है, बट आई विल
ऑलवेज एडवाइस कि प्रिकॉशनरी बेसिस पे 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए एक्यूट एलवीएफ में बाईपैप पेशेंट को लगाना चाहिए। ये हो गया कौन से ड्रग यूज करने चाहिए। अब कौन से ड्रग नहीं यूज करने चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, नंबर 1 इज बीटा ब्लॉकर्स। क्यों बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं? बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? हार्ट के पंपिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। वेरस अपना काम क्या है? काम करना क्या है अपने को जितना हो सके फास्ट ब्लड आगे पुश कर देना है। तो अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा। दिस इज अबाउट द एक्यूट कंडीशन। हाँ, ये एक्यूट कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। लेटर ऑन क्रॉनिक में बीटा ब्लॉकर हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट। हार्ट रेट रिड्यूस हो गया तो हार्ट का खुद का ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। हार्ट का खुद का ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है। बट एक्यूट एलवीएफ में हमें क्या करना है? जितना भी पॉसिबल है फास्ट ही सही, विथ हाई हार्ट रेट ही सही, जितना भी पॉसिबल है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आगे पुश करते रहना है। उसका स्पीड अगर हम कम कर देंगे तो 2 कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बैकलॉग नेचुरली बढ़ते जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर्स हमें यूज नहीं करना है। अनदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग इन द एलवीएफ इज मेटफॉर्मिन। Metformin is known to cause fluid retention in the body. Metformin is known to cause fluid retention in the body. Another OHA, pioglitazone. Pioglitazone is also known to cause water retention in the body. तो in short हमने देख लिया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन कैसे होता है, उसका फेलियर कैसे होता है, फेलियर की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, क्या क्या साइंस आ जाते हैं, और साइंस एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से हमने कंफर्म कर लिया कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो हमें ट्रीटमेंट किस पाथवे से करनी है और कौन कौन से ड्रग हमें अवॉइड करने हैं, ये सब हमने देख लिया है। अब क्रॉनिक सीसीएफ में और 2 इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि डिरेंज टीएफटी की वजह से एवरी ऑर्गन फंक्शन अल्टर हो जाता है। तो कार्डियक फेलियर में टीएफटी करना इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हम गोल क्या अचीव कर रहे हैं? डायूरेसिस। डायूरेसिस गोल जब अचीव करने वाले हैं तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होता है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है यूरिक एसिड। वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ ऑल द डायूरेटिक ड्रग्स इज इंक्रीमेंट ऑफ यूरिक एसिड। तो जब सीसीएफ स्टेज की तरफ पेशेंट होता है और हमें लॉन्ग टर्म डायूरेसिस की ट्रीटमेंट उसको देनी है, हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिक एसिड का टेस्ट करना जरूरी है। आ गया समझ में? थैंक यू। ऐसे ही नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नीचे। और आपको जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम हमें भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में।